चलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे पड़ोसी देश नेपाल की, जहां पर रोटी और बेटी का संबंध है। क्या आपको पता है कि अभी नेपाल में हाल ही में नई सरकार का गठन हुआ है और सरकार गठन के 26 दिन बाद ही नेपाल के गृह मंत्री का इस्तीफा भी आ गया। उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या हैरानी की बात है। हैरानी की बात यह है कि नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ, भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इसके लिए ही जनजी आंदोलन हुआ था और नई सरकार यहाँ पर आई, बालेन सरकार को यहाँ पर चुन के लाया और उनके ही गृह मंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसलिए यहाँ पर ये बड़ी बात है। पूरा हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूँ आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। नेपाल की राजनीति में हाल ही में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया, जब सरकार गठन के महज 26 दिनों के भीतर ही गृह मंत्री सुडान गुरुंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। यह इस्तीफा ऐसे समय पर आया है जब सरकार को स्थिरता और भरोसे की जरूरत थी, इसलिए इसे बालेन शाह की अगुवाई वाली सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सुडान गुरुंग ने अपने इस्तीफे की घोषणा सोशल मीडिया के जरिए की। उन्होंने स्पष्ट किया कि हितों के टकराव यानी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति को देखते हुए उन्होंने पद छोड़ने का निर्णय लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वे कोई नया राजनीतिक दायित्व स्वीकार नहीं करेंगे। इस बयान से यह संकेत मिलता है कि वे खुद को जांच प्रक्रिया के लिए खुला रखना चाहते हैं और अपने राजनीतिक भविष्य को फिलहाल स्थगित कर रहे हैं या फिर स्थगित कर दिया है। विवाद की जड़ एक कारोबारी से जुड़ी बताई जा रही है। नेपाली मीडिया, खासकर कांतिपुर की रिपोर्ट के अनुसार गुरुंग का नाम विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट के साथ जुड़ने लगा। भट्ट पहले से ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के दायरे में है, जिससे यह मामला और गंभीर हो गया। आरोपों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई और विपक्ष के साथ साथ सत्तारूढ़ दल के भीतर भी सवाल उठने लगे। अब गुरुंग का अतीत भी इस मामले में चर्चा का विषय बना। राजनीति में आने से पहले वे हामी नेपाल नामक एक सामाजिक संगठन के प्रमुख थे। रिपोर्ट्स के अनुसार फरवरी 2025 में इस संगठन को भट्ट से जुड़ी कंपनियों के खातों से लगभग 5 करोड़ रुपए की फंडिंग मिली थी। इस आर्थिक लेन देन के खुलासे ने संदेह को और गहरा कर दिया और इसे संभावित हितों के टकराव का आधार माना गया। पार्टी के भीतर स्थिति तेजी से बिगड़ने लगी। जिस राजनीतिक मंच के जरिए सत्ता हासिल की गई थी वह बदलाव और पारदर्शिता के वादों पर टिका था। ऐसे में गुरुंग पर इस्तीफे देने का दबाव लगातार बढ़ता गया। 2 दिनों तक चली आंतरिक बैठकों और बहस के बाद अंततः उन्होंने पद छोड़ने का फैसला लिया, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि पार्टी अपनी छवि को नुकसान से बचाने के लिए सख्त कदम उठाने को तैयार है। गौरतलब है कि गृह मंत्री बनने के तुरंत बाद गुरुंग ने बड़े और विवादास्पद फैसले भी लिए थे। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक की गिरफ्तारी करवाई थी। इन दोनों नेताओं पर सितंबर 2025 में छात्र आंदोलन को दबाने का आरोप था। यह कार्रवाई नेपाल की राजनीति में एक साहसिक कदम मानी गई और इससे गुरुंग की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में उभरी। वहीं राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो गुरुंग को रवि लामिछाने और बालेन शाह का करीबी सहयोगी माना जाता रहा है और इसके बावजूद जब वे विवादों में घिरे तब उनके समर्थन में कोई बड़ा नेता खुलकर सामने नहीं आया। यह स्थिति दर्शाती है कि सत्ता की राजनीति में व्यक्तिगत संबंधों से ज्यादा महत्व सार्वजनिक छवि और जवाबदेही का होता है। और इस पूरे घटनाक्रम में नेपाल की राजनीति में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता को लेकर एक नई बहस छेड़ दी गई है। एक ओर जहां सरकार अपने सुधारवादी एजेंडे को बनाए रखने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर यह मामला बताता है कि भ्रष्टाचार या उसके आरोप भी कितनी जल्दी राजनीतिक संतुलन बिगाड़ सकते हैं। आने वाले समय में जांच के निष्कर्ष यह तय करेंगे कि सुडान गुरुंग का राजनीतिक भविष्य किस दिशा में जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि नेपाल की राजनीति एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह बनी है बालेन शाह की अगुवाई वाली सरकार का ताजा और कड़ा फैसला, क्योंकि गृह मंत्री सुडान गुरुंग के इस्तीफे से उठे विवाद के बाद सरकार ने अपनी छवि को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने घोषणा की कि मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक फंडिंग से जुड़े सभी मामलों की स्वतंत्र और तेज जांच करवाई जाएगी और इसके तहत एक हाई लेवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है, जो सीधे तौर पर संदिग्ध आर्थिक लेन देन, एनजीओ फंडिंग और नेताओं के निजी संबंधों की जांच करेगी। इस फैसले का सीधा असर उन मामलों पर पड़ेगा जिनमें दीपक भट्ट जैसे विवादित कारोबारी शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि सरकार ने साफ कर दिया है कि जांच के दायरे में
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह सत्ता पक्ष का ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। यह संदेश देने की कोशिश है कि सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक दलों और उनसे जुड़े संगठनों की फंडिंग को लेकर भी नए नियम लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब किसी भी सामाजिक संगठन या एनजीओ को मिलने वाले बड़े फंड की पूरी जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने और भविष्य में ऐसे विवादों को रोकने के तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों के अनुसार कैबिनेट की आपात बैठक में यह भी तय हुआ है कि जिन मामलों में पहले से जांच चल रही है उन्हें फास्ट ट्रैक मोड में लाया जाएगा और इससे जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि सरकार सिर्फ बयानबाजी नहीं कर रही बल्कि कार्रवाई में भी रुचि रख रही है या फिर कार्रवाई भी कर रही है। वहीं राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सरकार के लिए डैमेज कंट्रोल के साथ साथ एक बड़ा पॉलिटिकल मैसेज भी है। हाल के घटनाक्रम के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा था। ऐसे में यह कदम सत्ता पक्ष के लिए अपनी साख बचाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि यह भी साफ है कि आने वाले दिनों में जांच के नतीजे ही यह तय करेंगी सरकार की यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है। अगर बड़े नामों पर कार्रवाई होती है तो नेपाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। कुल मिलाकर बालेन सरकार का यह फैसला न सिर्फ मौजूदा विवाद का जवाब है बल्कि एक संकेत भी है कि अब नेपाल की राजनीति में फंडिंग और पारदर्शिता को लेकर नियम पहले से कहीं ज्यादा सख्त होने वाले हैं। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।